हेलो क्लास, आज हम लोग संघीय संसद को देखेंगे। संसद की संरचना को देखेंगे कि संघीय संसद की क्या संरचना स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। हमने इससे पहले स्विट्ज़रलैंड की कुछ चीज़ों को देखा जिसमें उनकी विशेषताएं थी, उनकी संवैधानिक लक्षण थे, उनके संविधान के बारे में हमने देखा। हमने उनकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को देखा, जनता का लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देखा, जनता कितना हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में कर सकती है इसको देखा। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि संघीय व्यवस्था में संघवाद की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है और संघवाद कितना ज़्यादा उन पर प्रभावी है। आज हम संघीय व्यवस्थापिका को फेडरल लेजिस्लेचर को देखेंगे, जिसे संघीय संसद कहते हैं। फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है इसको। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में बोला था कि स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की तरह वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है। विश्व में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके उच्च सदन की शक्ति निम्न सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होती है। अब हम व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसकी व्यवस्थापिका को देखते हैं। स्विस संविधान के द्वारा शासन के 3 अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद को निश्चित रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थान प्रदान किया गया है। मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संघीय संसद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद ही करेगी। 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां भी प्राप्त होंगी। स्विस संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमंडल है और कार्यपालिका तथा संघीय न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है। परंतु संघीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? पहला, संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। दूसरा, स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण कानून निर्माण तथा संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को ही प्राप्त हो गई है, विधानमंडल को नहीं। संघीय संसद की अन्य विशेष बात, दोनों सदनों में बिल्कुल समान स्थितियाँ प्राप्त हैं इनको। प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसमें प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने कहा कि इस दृष्टि से ये एक अनोखी चीज़ है। अब हम मेनली देखते हैं संघीय संसद द्विसदनी व्यवस्थापिका इसे कहा जाता है। इसे किस तरीके से कार्य करती है और इसकी रचना क्या है। 1848 में निर्मित पूर्व संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था। उसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषद। जब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया तथा इन संघीय सदन के 2 सदन नाम दिए गए, एक प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट। प्रतिनिधि सभा यहाँ पर निम्न सदन था और सीनेट यहाँ पर उच्च सदन था। पहले हम प्रतिनिधि सभा को देखते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को देखेंगे, इसकी रचना को देखेंगे। हम देखते हैं संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकी जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न तथा ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होते हैं। अब इनकी हम चुनाव प्रणाली को देखते हैं, इलेक्शन सिस्टम को हम देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है तथा इसमें एक विशेष बात है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध यह है कि यह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार, संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था का ही सदस्यता प्राप्त करता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही होता है। अब हम इनके दूसरे उच्च सदन को देखते हैं जिसे हम सीनेट कहते हैं। इनकी रचना तथा चुनाव को देख लेते हैं। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटनों ओवर्ल्ड, निडवर्ल्ड, बसेल, सिटी,
बसेल लैंड, एपिंजेल आउटर रूट्स तथा एपिंजेल इनर रूट्स में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजना होगा तथा शेष 20 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2-2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। ये पहले ही बताया जा चुका है। पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि जाएगा। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा ही किया जाएगा। 1848 में निर्मित संविधान, जो 1998 तक लागू था, में इस बात का प्रावधान किया गया था कि राज्य परिषद संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा। परिणामतया व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवहार में स्थिति यही है। इस अवस्था में व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट संघीय संसद के दोनों सदनों से संबंधित अन्य बातों को। इसमें ये चीज़ है कि हम पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को देखेंगे। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष तथा द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। चुनाव 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उन्हें तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। इस संबंध में स्विट्जरलैंड में यह परंपरा चली आ रही है कि 1 वर्ष जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका है, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अर्थात प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष भिन्न भिन्न कैंटनों से चुने जाएंगे और एक ही कैंटन के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सकते। यह परंपरा भी है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को अगले वर्ष का अध्यक्ष बना लिया जाता है। अध्यक्ष सदस्य की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिवेशन तथा विशेष अधिवेशन में हम देखते हैं सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होते हैं। कानून अधिवेशन बुलाने के से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे। संबंधित सदन के ये सदस्य या संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि सदन के विशेष अधिवेशन बुलाए जाएं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सदनों की पृथक पृथक बैठक तथा संयुक्त बैठक। सदन के प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट की पृथक पृथक बैठकें होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय संसद का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक में अनुच्छेद 157 में कहा गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न कार्यों के लिए बुलाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ही करते हैं। सबसे पहला, संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के लिए। दूसरा, उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के निपटारे के लिए। तीसरा, क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय के लिए। विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने हेतु संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी। कानून के आधार पर किसी भी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं गणपूर्ति तथा निर्णय प्रक्रिया। गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से ही होता है। लेकिन संयुक्त बैठक में निम्न विषयों पर निर्णय के लिए दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत आवश्यक होता है। किन्हीं संघीय कानूनों को अत्यावश्यक घोषित करने के लिए, एक मुश्त 20 मिलियन फ्रैंक के खर्च की स्वीकृति देने हेतु या 2 मिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक आवर्तक रिकरेंट व्यय की स्वीकृति हेतु। अनुच्छेद 126(3) के अधीन विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यय में वृद्धि हेतु। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग ग्रुप और संसदीय सेवाओं की व्यवस्था को संसद अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, अनुच्छेद 154 में संसदीय वर्ग, अनुच्छेद 155 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा और उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं। इसी तरह संसद के सदस्य किन्हीं कार्यों के संपादन हेतु अपने सदस्यों में से संसदीय वर्ग बना सकेंगे तथा संसद
को कार्य संपादन में सहायता देने हेतु संसदीय सेवाएं होंगी। संघीय संसद की कार्यप्रणाली की विशेष बात यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमन चारों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।